ओके स्टूडेंट्स, सो कल के क्लास में हम लोग क्या क्या कर चुके थे, थ्योरी पोर्शन पूरा देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, एक साझेदारी जो फर्म होती है ना, अब ये साझेदार लोग आपस में मिलकर व्यापार करते हैं और व्यापार का परम उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। लाभ को आपस में क्या करना होता है? साझेदारों के मध्य बांटना होता है। तो आप लोगों को कौन कौन से अकाउंट का पढ़ना है? आप लोग के एग्जाम में आपके टॉपिक में कौन कौन से अकाउंट्स पढ़ना है? सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप लोग पढ़ेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें लाभ हानि नियोजन खाता। इसको लाभ हानि नियोजन खाता भी बोल सकते हैं या लाभ हानि विभाजन खाता भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसको कई बार लाभ हानि विभाजन खाता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता के बारे में आप लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक। साझेदारों का पूंजी खाता के बारे में जानोगे और इसके अलावा आप लोग जानोगे पूंजी पर ब्याज निकालना। अच्छा, ये तो खैर अपन लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता तो अलग बात है। सबसे पहला आज के क्लास में जो हम सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना करना सीखेंगे। पूंजी पर ब्याज, कई बार पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी वो अपन लोग देखेंगे। और दूसरा हम लोग टॉपिक सीखेंगे एंड दैट इज़ योर आहरण पर ब्याज करना, कि आहरण पर ब्याज किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी आज के डेट पे अपन लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये दो टॉपिक सीखेंगे, पहले इन दोनों को लिखना, उसके बाद तीसरा और चौथा टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। चलो पहले नोट करो, फिर अपन बात करते हैं जल्दी से। देखिए, तो आज हम लोग टॉपिक में जो बात करेंगे वो है तुम्हारा पूंजी पर ब्याज। तो देखिएगा आप लोग, पूंजी पर ब्याज की बात करेंगे। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है समझो। देखो, ये साझेदारी फर्म है और साझेदार के क्या है? ये साझेदार लोग हैं। सबसे पहला साझेदार क्या करते हैं? व्यापार में पूंजी लगाते हैं। तो मान लीजिए साझेदारों ने व्यापार में पूंजी लगाई, तो पूंजी उन्होंने क्या कर लिया? लगाया। तो बदले में हमको क्या देना पड़ेगा उनको? ब्याज। तो हम उसको बदले में क्या देते हैं? ब्याज। तो पहली बात यह होगा कि ब्याज जो है एक तरह का क्या होता है? व्यय होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ब्याज हम देंगे तो किस आधार पर ब्याज देंगे, कैसे आधार, किस आधार पर ब्याज देंगे? तो अपन ब्याज की गणना किस करना सीखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग को सीखना है पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना। तो पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है समझो। कोई भी ब्याज हो, दिमाग में एक बात बता रहा हूँ, कोई भी ब्याज हो, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो, चाहे वो ऋण पर ब्याज हो, या वो आहरण पर ब्याज हो, कैसा भी ब्याज हो, ब्याज की गणना करने का एक तिथि होता है। समझ में आया? क्या होता है? तिथि। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि जो वर्ष होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा वर्ष होता है? कैलेंडर वर्ष होता है ना। जो कैलेंडर वर्ष आप लोग फॉलो करते हैं, कैलेंडर वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को खत्म होता है। यानी 1 जनवरी शुरुआती दिन है और 31 दिसंबर अंत दिन है, यानी अंतिम दिन है, वर्ष का अंत बोला जा सकता है इसको, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा वर्ष? वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। सही बात है कि नहीं है? तो इसमें वर्ष का अंत है। अब आपके क्वेश्चन में जैसा होगा वैसे आपको फॉलो करना है। अगर आपका क्वेश्चन कैलेंडर वर्ष फॉलो करता होगा तो आपके लिए वर्ष का अंत क्या कहलाएगा? 31 दिसंबर। और अगर आपका क्वेश्चन वित्तीय वर्ष फॉलो करता होगा तो फिर आपका अंत क्या कहलाएगा? 31 मार्च। समझ में आया? यानी कि मैं कह रहा था कि जो ब्याज की गणना की जाती है, कैसे ही ब्याज की गणना हो, कोई भी किसी प्रकार के ब्याज की गणना हो, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो, चाहे ऋण पर ब्याज हो, या आहरण पर, कोई भी ब्याज, दुनिया का कोई भी ब्याज, हमेशा उस ब्याज की गणना कब की जाती है मालूम है? वर्ष के अंत में। कब की जाती है? वर्ष के अंत में की जाती है। आई बात समझ में? हमेशा कब की जाती है? वर्ष के अंत में। यानी वो तारीख क्या हो सकता है? या तो तारीख 31 दिसंबर हो सकता है या फिर 31 मार्च। ये किस बात पे निर्भर करता है कि कब हमको 31 दिसंबर के हिसाब से चलना है और कब हमको 31 मार्च के हिसाब से चलना है। ये निर्भर करता है कि वो लोग कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष फॉलो कर रहे होंगे तो अंतिम दिन होगा 31 मार्च और शुरुआती दिन होगा 1 अप्रैल, ठीक है। और अगर वो लोग कैलेंडर वर्ष फॉलो कर रहे होंगे तो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर और शुरुआती दिन होगा 1 जनवरी। समझ में आया? 1 जनवरी से अपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्याज की गणना जो की जाती है वो कैसे की जाती है? जितना आप पैसे का उपयोग करते हो, जितना आप पैसे का क्या करोगे? उपयोग करोगे, उसके आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। जितना पैसे का उपयोग करोगे, ठीक है। चलो फिलहाल इसको लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ। पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझना। ओके,
तो चलो पूंजी पर ब्याज को मैं अलग तरीके से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन देके समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक साझेदार है, सपोज एक साझेदार की बात करते हैं, ठीक है। एक साझेदार है, उसने 1 अप्रैल, अपन 1 अप्रैल ले रहे मतलब अपन वित्तीय वर्ष फॉलो कर रहे हैं। 1 अप्रैल को उसने कुछ पूंजी लगाया व्यापार में, 1 लाख रुपये पूंजी लगाया व्यापार में, ठीक है। और पूंजी पर ब्याज की जो गणना की जाती है, जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर जो है वो मान लीजिए आपका 10% है, चलो 6% है, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 6% ब्याज का दर है प्रति वर्ष, ठीक। तो चलो इसमें ब्याज की गणना करते हैं। देखो सबसे पहला 1 अप्रैल को इसने क्या लगाया? पूंजी लगाया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को कितने रुपये पूंजी लगा दिया? 1 लाख रुपये व्यापार पूंजी लगा दिया। अभी 1 लाख चला, कौन सा तारीख आया? वर्ष का अंत 31 मार्च। तो एक बात बताओ, पूंजी पर ब्याज की गणना कौन सी तारीख को की जाएगी? 31 मार्च को की जाएगी, ठीक है। तो अपन 31 मार्च को आएंगे और पूंजी पर क्या करेंगे? ब्याज की गणना। तो एक बात बताइए, आपके मालिक ने आपके व्यापार में कितना पूंजी लगाया था? कौन से तारीख को पूंजी लगाया था? 1 अप्रैल को। बताइए आपने उसका धन कितने दिन तक यूज़ किया? कितने महीने तक यूज़ किया? पूरे साल महीने तक, पूरे साल भर तक आपने उसका पैसा क्या किया? यूज़ किया। तो पूरे साल भर का ब्याज क्या होगा? अपन लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। तो निकालते देखो पूंजी पर ब्याज, तो अपन लिखेंगे पूंजी पर ब्याज बराबर कितना पैसा लगाया? 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है। कितना % ब्याज दिया जाता है? 6% दिया जाता है। और पूरा साल भर हम कितना उपयोग कर रहे हैं? पूरा 6%। देखो ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिनो, पूरा साल भर हो रहा है, पूरा 12 महीने तक, ठीक है। तो सीधे कैलकुलेट करके निकाल देना, कितना आ जाएगा? 6000 रुपये। ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो पहला आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल था, ठीक है, साधारण। अगर बोलेगा कि पूंजी इतना था तो पूंजी पर ब्याज फटाक से आप निकाल दोगे, जैसा भी निकाले। अब थोड़ा कठिन प्रश्न देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये नंबर 1 था। अब नंबर 2, मान लीजिए एक मालिक ने 1 अप्रैल को व्यापार में कुछ पूंजी लगाई, 1 लाख रुपये पूंजी लगाई, ठीक। ओके, चलता गया। फिर 1 जुलाई को, चलो सन भी डाल दे क्या, चलो 2020 बोल देते हैं। 1 अप्रैल 2020 को उसने 1 लाख रुपये पूंजी लगाई। फिर 1 जुलाई को फिर उसने क्या किया? 50,000 और पूंजी लगा दिया। 50,000 क्या किया? कुछ अतिरिक्त पूंजी लगा दिया, ठीक है। कुछ अतिरिक्त पूंजी और कितना लगा दिया? 50,000 लगा दिया, ठीक है। फिर चला और फिर आया 31 दिसंबर। 31 दिसंबर वाले तारीख को ना उसने ना कुछ 25,000 रुपये पूंजी क्या कर लिया? निकाल लिया। अच्छा, आहरण नहीं किया ना, इसको आहरण नहीं बोलेंगे। आहरण तो होता है जो अपन निजी उपयोग से कुछ चीज़ें निकालते हैं, उसको अपन आहरण बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पूंजी वो निकाल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया, बाद में आपका मन बदला, आप 25,000 निकाल के ले जा रहे हो, नहीं कर सकते क्या? तो उसको आहरण नहीं कहेंगे, पूंजी को निकालना कहेंगे। पूंजी उसने क्या कर लिया? निकाल लिया, ठीक है। तो उसने पूंजी क्या कर लिया? निकाल लिया। इसके बाद फिर मान लीजिए, फिर आया मान लीजिए 28 फरवरी। 28 फरवरी के दिन उसने क्या किया? कुछ 50,000 रुपये पूंजी और लगा दिया, ठीक है। और फिर 31 मार्च को, फिर 31 मार्च वाला तारीख आया, उसने उसमें 10,000 रुपये पूंजी क्या कर दिया? और लगा दिया, ठीक। अब आपको कहता है पूंजी पर ब्याज की क्या करिए? गणना करिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई कठिन वठिन नहीं है, देख के डरो मत। जितना आप उपयोग करोगे पैसे का, उसके आधार पर पूंजी पर क्या लगाओगे? ब्याज लगाओगे, ठीक है। तो चलो पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना, तो नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, नंबर 1 ये देखो, सबसे पहले अच्छा पूंजी पर ब्याज की गणना कौन से तारीख को की जाएगी? 31 मार्च, ये तो पता है, ठीक है। आपने पूंजी लगाया कितना? 1 लाख रुपए। कब लगाया? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को ब्याज लगाया, ठीक है। तो 1 लाख का कितना प्रतिशत लगेगा? 6% है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपने 1 लाख का उपयोग कितने दिन तक किया? कब तक चेंजेस आ रहा है? अगला चेंजेस कब आ रहा है? देखो आपने अप्रैल में लगाया, तो चेंजेस आ रहा कब आ रहा है? 1 जुलाई को आ रहा है, ठीक है। तो आपने 1 अप्रैल को पूंजी लगाए थे, यानी कि 1 अप्रैल मतलब अप्रैल का पूरा महीना आपने उपयोग किया। 1 अप्रैल 1 महीना, फिर मई और फिर जून, यानी 3 महीना आपने उपयोग किया। फिर 1 जुलाई आ गया, जुलाई को गिनोगे क्या? अभी 1 जुलाई को चेंजेस हो रहा है आपके पूंजी में, तो 1 जुलाई पूरा जुलाई का महीना थोड़ी ना यूज़ हुआ है, 3 महीना, यानी 3 महीने तक महीना गिनना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 3 महीने तक 1 अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तक हमारा पूंजी का वैल्यू कितना रहा? 1 लाख। तो कितने के आधार पर होगा? 3 महीने का इस पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। जो भी ब्याज होगा निकाल लेना। आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में?
आपने 1 लाख रुपये पूंजी लगाई, बताओ आपने 1 लाख का उपयोग कितने महीने तक किया? 3 महीने तक किया। जो भी चेंजेस आ रहा है वो 1 जुलाई को आ रहा है, 3 महीने तक, तो 3 महीने का निकाल लेना ब्याज, ठीक। जो भी आएगा वो देखेंगे। उसके बाद नंबर 2, अच्छा अब बताओ कितना पूंजी का उपयोग हो रहा है? 1 लाख था, 1 लाख में 50,000 उसने और लगा दिया। अब बताओ आपकी पूंजी की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 लाख। तो अब आपके पास पूंजी कितनी है? 1.5 लाख रुपये हो गई आपकी पूंजी की वैल्यू। कितना परसेंट ब्याज लगता है? 6%। अब ये देखिए कि 1.5 लाख का उपयोग आपने कितने महीने तक किया? देखिए गिनो, जुलाई, अगस्त, जो भी चेंजेस आ रहा है 31 दिसंबर, तो जुलाई का पूरा महीना, क्योंकि 1 जुलाई हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। मैंने दिसंबर क्यों लिया? क्योंकि अंत में चेंज हो रहा है 31 दिसंबर, यानी पूरा दिसंबर का महीना भी हमने पूरा उपयोग किया 1.5 लाख का। जो भी चेंजेस आ रहा है वो 31 दिसंबर को, यानी दिसंबर के अंत में आ रहा है, यानी कि हमको जो भी चेंजेस हो रहा है दिसंबर के अंत में, यानी 1.5 लाख का उपयोग हमने पूरा कितना महीना किया? 6 महीना, क्योंकि मैं दिसंबर को भी गिना। अगर 1 दिसंबर होता तो मैं 5 ही महीना गिनता, ठीक है, पक्का, ठीक है, नहीं आया समझ में? तो इसमें कितना देखो, 1.5 लाख का उपयोग आपने कितने महीना किया? 6 महीना, तो 6 महीने का ब्याज निकाल देना। क्लियर है? अच्छा, अब आपका 1.5 लाख पूंजी था, उसमें से 25,000 आपने निकाल लिया। बोलो अब पूंजी का वैल्यू कितना है? हाँ जी, कितना? 1 लाख। अब आपके पूंजी का वैल्यू है 1,25,000। सही बात है कि नहीं है? पहले 1 लाख था, 50,000 और लगाए, 1.5 लाख हो गया, 25,000 निकाल लिया। अब कितना आपकी पूंजी का वैल्यू? 1,25,000 व्यापार में लगाए। कितना परसेंट ब्याज लगाएंगे? 6%। अब बताइए कि ये जो 1,25,000 है वो कितने महीने तक चला? दिसंबर तो बीत गया, जनवरी, फरवरी का अंत है ना, मतलब 2 महीना रोटेट हुआ, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? 2 महीने का। 2 महीने का अपन ब्याज लगा देंगे। नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक। तो 1,25,000 था। बोलो अब 28 फरवरी को क्या हो रहा है? 50,000 और लगा दे रहे हैं, ठीक है। 50,000 हमने क्या कर दिया? और लगा दिया। मैं थोड़ा स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूँ ना, जगह नहीं मेरे पास, आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 4, ठीक है, बताओ पहले कितना था? 1,25,000। अब आपने 50,000 और लगा दिया। बोलो अब आपकी पूंजी की वैल्यू कितनी हो गई? 1,75,000। वेरी गुड। अब आपकी पूंजी का वैल्यू है 1,75,000। कितना परसेंट ब्याज लगेगा? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो 1,75,000 है वो कितने महीने तक रोटेट हुआ? 1 महीने तक। कितने महीने तक? 1 महीने तक। तो 1 महीने का ब्याज लगाएंगे। सही बात है, ठीक, ओके। अब बताओ 1,75,000 था, अब आपने फिर क्या किया? 31 मार्च वाले तारीख को आखिरी दिन में क्या किया? 10,000 और लगा दिया। बोलो अब आपकी पूंजी की वैल्यू कितनी है? 1,85,000, है ना, 6% रेट से। तो बताओ ये कितने महीने रोटेट हुआ? 31 मार्च को आप पूंजी लगा रहे हो और उसी तारीख को क्या कर रहे हो? ब्याज की गणना कर रहे हो, यानी कोई महीना नहीं, 0 महीना। क्या महीना? 31 मार्च को ही चेंजेस हो रहा है ना, 0 महीना। 0 महीना क्या हुआ? उपयोग हुआ। आया बात समझ में? एक बार रिपीट कर दूं, मतलब जितना पूंजी का उपयोग करोगे, पहली बात पूंजी पर ब्याज की जो गणना की जाती है वो प्रारंभिक पूंजी पे की जाती है, शुरुआती पूंजी पर। देखो हमने शुरुआत से चालू किया है। कौन सी पूंजी पे की जाएगी? शुरुआती। कभी भी अंतिम पूंजी पे नहीं की जाती, हमेशा कब की जाती है? शुरुआती पूंजी पर की जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, डन है यहाँ तक? अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल को कितना था? पूंजी का वैल्यू 1 लाख था। तो 1 लाख था, कितने महीने तक? 6% की दर से 1 लाख था। जो भी चेंजेस आए 1 जुलाई को आए। कितने महीने उपयोग अपने 6 लाख 1 लाख को उपयोग कितने महीने किया? 3 महीने किया। 3 महीने का ब्याज निकाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो चेंजेस आ रहा है 1 जुलाई को आ रहा है, तो देखो पहले आपके पास 1 लाख था, 50,000 आपने और लगा दिया। बोलो अब आपकी पूंजी की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख पे 6% की दर से, अच्छा 1.5 लाख कब तक रोटेट हुआ? 6 महीना। तो 6 महीने की दर से 6 महीने के हिसाब से लगा देना। फिर जो चेंजेस आ रहा है कब आ रहा है? 6 महीने बाद। यानी पहले 1.5 लाख था, अभी 25,000 क्या कर दिया आपने? निकाल लिया। अब आपकी पूंजी की वैल्यू कितनी हो गई? 1,25,000। तो बताइए 1,25,000 कब तक रोटेट हुआ? 28 फरवरी तक रोटेट हुआ। कितना महीना हुआ? गिन लो। 2 महीना। 2 महीना निकाल लिए, ठीक। फिर जो अब कितना चल रहा था? 1,25,000 चल रहा था। अच्छा 28 फरवरी को हमने 50,000 और लगा दिया। अब पूंजी की वैल्यू कितनी हो गई? 1,75 हो गई, 6% की दर से। और ये कब तक रोटेट हुआ? 31 मार्च तक। 1 महीने का लगा दिए। फिर 1,75,000 था, 10,000 हमने और लगाया 31 मार्च को 6% की दर से। तो जो 1,85,000 कितने दिन तक चला? सर 0 महीने तक चला। 0 महीने का लगा दो। नहीं आया समझ में? तो इस प्रकार आप ब्याज की गणना कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सीधा ब्याज की गणना कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो चलो अपन लोग ब्याज की गणना करते हैं। देखिए सबसे पहला 1 लाख का 6% निकालोगे तो कितना आएगा? 6,000 आएगा। 1 लाख का 6%, चलो निकालो 6,000। उसको फिर 3 महीने का निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1,500 आ जाएगा। ये आ गया कितना? 1,500।
ठीक इसी प्रकार 1.5 लाख का 6% निकालो, कैलकुलेट करोगे आप लोग, रफली कैलकुलेट करना उसको, ठीक है, सामने में कैलकुलेट मत करना। इसका निकालोगे कितना आएगा, देखो 4500 आया होगा, निकाल के देखो। फिर इसका भी कैलकुलेट करो, 1,25,000 है ना, 1,25,000 इंटू करना 6%, फिर उसको सॉल्व करो। चलो 2 महीने का निकालो, कितना रहा बताओ मुझे। हाँ 1250, ये आ गया 1250। फिर वैसी लास्ट वाले का देखो कितना है, 1,75,000 है, उसका निकालिए 6% और कितने महीने का, पूरा 1 महीने का निकालना है ना अपन लोग को, तो ठीक है। तो 1,75,000 इंटू करना है 6%, 1 महीने का अपन लोग को निकाल के दिखाना है, कितना आ जाएगा 875। देखिए 875, अब देखो ये 0 का है, तो 0 महीने का ब्याज कितना निकलेगा, 0, तो आ जाएगा आंसर क्या, नील। अब आप क्या कर देंगे, जितना भी ब्याज आपने गणना किया उन ब्याज को जोड़ लीजिए, पूंजी पर ब्याज, ठीक है, जोड़ लीजिए जल्दी से। चलिए सबको जोड़िए, 1500 4500 सब जोड़ो, 1500 प्लस 4500, फिर आप लोग प्लस करेंगे कितना 1250, फिर प्लस करिए 875, देखिए कितना आ रहा होगा 8125, यानी कि जो साझेदार है ना उनको हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 8125 हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, आ गया पक्का, ठीक है। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये मैंने आपके बुक का सबसे कठिन क्वेश्चन बताया है, आपका पालस आसान क्वेश्चन से पड़ेगा, टेंशन मत लो। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से आया, भूलोगे नहीं। क्या सीखा आप लोगों ने कि सर जो कोई भी प्रकार, आपने आज 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहले सीखा कि कोई भी ब्याज की गणना कौन से तारीख को की जाती है, 31 मार्च, कभी भी। इसके पीछे एक पता है क्या है, मान लो उसे बर्थडे वाला रूल नहीं लगेगा। अभी आप मान लो 2 अक्टूबर को पैदा होते हो, तो आपका अगला जन्मदिन कब आएगा, अगले साल के 2 अक्टूबर, बर्थडे वाला रूल लगाओगे। सही बात है कि बर्थडे वाला रूल लगाओगे आप लोग, है ना। लेकिन अगर कोई लोन लेता हूँ, सपोज मैंने लोन लिया है, पूंजी पर ब्याज है, मैंने 2 अक्टूबर को ब्याज लगाया, तो मेरा गणना कब होगा, 31 मार्च को ही होगा। समझ में आया। इसके पीछे ना एक कहानी है। क्या हुआ, हमने ना लोन लिया, अब हमने ना लोन लिया है, तो हमने कब लोन लिया मालूम है, हमने लोन लिया 1 मार्च को हमने लोन लिया था, कोई साल था उसमें, हमने 1 मार्च को ना लोन ले लिया। तो अब दिमाग में क्या है कि ब्याज कब पटाना है, अगले साल, क्योंकि ब्याज जब साल पूरा होता है तब ब्याज पटाया जाता है, जनरली ऐसा होता है ना। तो हुआ ये कि बैंक की तरफ से जो मैसेज आना था, बैंक की तरफ से 1 महीने में इंटरेस्ट ड्यू का मैसेज आ गया, बोला कि आपका इंटरेस्ट ड्यू है, आपका एक इंटरेस्ट क्या है, ड्यू है, ऐसा करके मैसेज आ गया। तो मेरे घर में मेरे भैया थोड़ा सा नाराज़ हो गए, बोले अरे यार कैसे, हम लोग 1 मार्च को लोन लिए, तो अगला जो इंटरेस्ट का वो आना चाहिए, ड्यू का मैसेज आना चाहिए, वो तो अगले साल आना चाहिए 1 मार्च को, कैसे 1 महीने का, हर महीने का ब्याज लेगा क्या ये। मैं बोला नहीं, मैं बोला कि ब्याज की जो गणना होती है ना, वो कभी भी आप लोन लो, वो मैटर नहीं, लेकिन ब्याज की गणना कब की जाती है, 31 मार्च को। अब हमने क्या किया, 31 मार्च को क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट था वो क्या कर दिया, पेड कर दिया, ठीक। अब अगला जो इंटरेस्ट का मैसेज आया, जो अगला इंटरेस्ट का जो ड्यू डेट आया, वो कब आया मालूम है, अगले साल आया 31 मार्च को। अब सीधा 1 साल के बाद आया, मतलब पहला इंटरेस्ट हमने 1 महीने में दिया, लेकिन अगला इंटरेस्ट फिर पूरे साल भर का दिया। समझ में आया, ये कहने का मतलब है, यानी 31 मार्च को गणना की जाती है। तो आपने सीखा कि ब्याज की गणना कब की जाती है, 31 मार्च के तारीख को की जाती है। दूसरी बात सीखा कि जब पूंजी पर ब्याज की गणना करोगे तो प्रारंभिक पूंजी पे करते हैं, और ब्याज की गणना कैसे की जाती है, जितना पैसे का उपयोग करोगे उतना ब्याज की गणना करोगे, पैसे का जितना उपयोग उतना ब्याज की गणना। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, ठीक है। नोट करिए, फिर अपन क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो पूंजी पर ब्याज की गणना सीख गए। अभी पूंजी पर ब्याज का जो क्वेश्चन है, तुम लोग बुक में बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बनाते पर सीख जाएंगे। मेन जो चीज़ है वो है तुम्हारा आहरण पर ब्याज। तो आज हम लोग बात करेंगे आहरण पर ब्याज। तो बोलो आहरण पर भी जो ब्याज की गणना की जाती होगी वो कौन सी तारीख को की जाती होगी, वर्ष के अंत में, या तो 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च। हम लोग 31 मार्च लेके चलते हैं, ठीक है, हम लोग 31 मार्च फॉलो करते हैं। देखो आहरण पर ब्याज की भी गणना वैसी होगी, जितना पैसे का उपयोग करोगे उतना आहरण पर ब्याज होगा, ठीक है। अब देखो आहरण पर ब्याज क्या होता है, अभी ये व्यापार का मालिक है, इन्होंने फर्म से आहरण किया, बोलो पैसा कौन रखा है, मालिक लोग को पैसा रखे, तो ब्याज कौन देगा, मालिक। तो इस बार मालिक जो है फर्म को क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो पहली बात तो ब्याज जो है फर्म के लिए क्या हुआ, आय हुआ, आपके लिए क्या हुआ, ये आय। तो मालिक आपको ब्याज दे रहे हैं, मालिक यानी कौन पैसे का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, फर्म कर रहे हैं कि मालिक कर रहे हैं, मालिक कर रहे हैं। तो मालिक को देखेंगे, जितना उपयोग करेंगे मालिक उतने उसके आधार पर ब्याज लगेगा, ठीक है। खैर वो तो अलग बात है। देखो आहरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है फर्म में ना। आहरण भाई व्यापार में व्यापार कर रहे हैं मालिक लोग,
तो उनको भी तो पैसे से की जरूरत पड़ती होगी, व्यापार कर रहे ठीक है, लाभ अलग बात है, लेकिन कम से कम बीच बीच में उनको भी तो अपना घर बार चलाना है, तो बीच बीच में अपने पर्सनल पर्पज से लोग क्या करते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें निकालते रहेंगे और निकालते रहेंगे। तो आहरण जो होता है ना, वर्ष में जो आहरण होता है वो दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का आहरण होता है। एक होता है अनियमित आहरण। अनियमित आहरण, अनियमित आहरण में क्या होता है, जो आहरण की राशि होती है, जो साझेदार लोग आहरण की राशि निकालते हैं वो भी अनियमित होती है। अनियमित होती है मतलब अनफिक्स्ड होता है, मतलब कुछ पता नहीं होता, कभी 2000 निकालिए, कभी 3000 निकालिए, कभी 5000 निकालिए, कभी 1000 निकाले, कभी नहीं निकाले। यानी आहरण की जो राशि होती है वो अनियमित होती है। और जो आहरण की तारीख भी होती है, कौन से तारीख को आहरण करेंगे भैया, तो भी तिथि भी क्या होती है, अनियमित होती है। जब मर्जी मुंह उठा के आए और निकाल के क्या करे, ले गए। 1 तारीख को ले गए, 15 तारीख को ले गए, 50 तारीख को ले गए। 50 तारीख होता है क्या ना, तो क्या कहते हैं, कोई भी तारीख को अपन ले जा सकते हैं, चाहे वर्ष कभी भी आके, जब मर्जी, जब कभी मर्जी आया। राशि भी अनियमित होती है और आहरण का तिथि भी क्या होता है, अनियमित होता है, तो कभी भी कुछ भी आके निकाल के ले जाते हैं। दूसरा होता है नियमित आहरण। दूसरा क्या होता है, नियमित आहरण। नियमित आहरण में क्या होता है, लोग एक नियम के आधार पर आहरण करते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो आहरण की राशि होती है, आहरण की जो राशि होती है वो भी नियमित होती है, मतलब फिक्स राशि होती है। और आहरण की जो तिथि होती है वो भी बिल्कुल फिक्स होती है। मतलब वो लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम आहरण करेंगे, यानी लोग डिसाइड कर लिए। जैसे मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग हर महीने आहरण करेंगे, फिक्स हो गया, तिथि फिक्स हो गया, हर महीने के शुरुआत में आहरण करेंगे या फिर हर महीने के अंत में आहरण करेंगे, एक फिक्स कर लिया उन्होंने। और राशि भी फिक्स है कि हर महीने हम लोग 5000 आहरण करेंगे, 10 आहरण करेंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि नियमित आहरण क्या और अनियमित आहरण क्या है। तो नियमित आहरण की जो गणना की जाती है वो अलग तरीके से की जाती है, और अनियमित की जो गणना की जाती है वो अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, अनियमित की कैसे करोगे, अनियमित का फॉर्मूला होता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि, जो भी आहरण की राशि है वो ले लो, आहरण की राशि गुणित ब्याज की दर, आहरण पर ब्याज की जो दर है वो ले लो, डिवाइडेड बाय इनटू माह, कितना महीना आपने पैसे का उपयोग किया वो ले लो, और डिवाइड बाय क्या कर दो, 12। तो ये किसकी कहानी है, अनियमित की कहानी। ठीक है, नियमित की बात जब हम बनाएंगे तब करेंगे, अभी नहीं करते अपन लोग बात। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आहरण पर ब्याज का। देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 होगा आप लोग के बुक से। ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक से क्वेश्चन नंबर 26 होगा, सुन लो। मनु, हैरी और अली एक फर्म में साझेदार है। कौन, मनु, हैरी और अली एक फर्म में साझेदार है। कौन कौन है भाई, मनु है, हैरी है और कौन है, अली एक फर्म में साझेदार है। वे लाभ हानि के अनुपात को बराबर लाभ हानि के बराबर के साझेदारी में सहमत है। मतलब वो लोग लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक है, वो मैटर नहीं है। फर्म से हैरी और अली निम्नलिखित आहरण अपने स्वयं के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2015 के दौरान करते हैं। उनका आहरण कुछ इस प्रकार दिया है, तिथि दे दिया है और वर्ष के दौरान उन्होंने कुछ आहरण किया। कौन कौन, हैरी और किसने किया है, अली ने आहरण किया है। कितना कितना किया है, देखो वर्ष दिया 2015 में 1 जनवरी की तारीख को हैरी ने आहरण किया 5000, जबकि अली ने आहरण किया 7000 रुपया। ठीक इसी प्रकार 1 अप्रैल के तारीख को हैरी ने आहरण किया 8000 रुपये, जबकि इसने आहरण किया कितना, 4000 रुपये अली ने। इसके बाद लिखा हुआ है कि 1 सितंबर को इसने 5000 आहरण किया है, जबकि अली ने भी 5000 आहरण किया है। इसके बाद फिर 1 दिसंबर की बात की जाए तो 4000 इसने आहरण किया है और 9000 इसने आहरण किया। ठीक है, तो इस प्रकार आहरण किया है। कहता है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक बोलो या फिर इसको प्रतिवर्ष भी बोला जा सकता है। ठीक है, 10% वार्षिक या फिर क्या बोला जा सकता है, प्रतिवर्ष। ठीक है, तो 10% वार्षिक है तो आपको कहता है कि आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, आपको आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, आहरण पर ब्याज की गणना, अरे पहले तो ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि ये लोग कौन सा तारीख को फॉलो करते हैं। क्या ये लोग 2015 वाला फॉलो करते हैं, 31 दिसंबर या 31 जनवरी। हाँ लिखा है, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को पुस्तकें बंद होता है। अच्छा इसमें लिखा है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि पुस्तकें कब बंद होती है, 31 दिसंबर को बंद होती है। यानी पुस्तकें कब बंद होती है,
31 दिसंबर को पुस्तकें बंद होती है, यानी अपन को ब्याज की गणना किसके आधार पे करनी है? 31 दिसंबर ना, यानी हमारा अंतिम दिन क्या होगा? 31 दिसंबर, ना कि मार्च। 31 दिसंबर है, यानी जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक गिनोगे। स्टार्ट करें? चलिए देखिए। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगता है, ये नियमित आहरण है कि अनियमित आहरण है? बताइए। हाँ जी, क्या है? अनियमित है। वेरी गुड। कैसा है? अनियमित, क्योंकि देखो इसमें तिथि भी अलग अलग है और राशि भी क्या है? अलग अलग है। इसको बोलेंगे अनियमित आहरण। समझ में आया? कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हर महीने एक राशि को लो आहरण कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो सीधा अपन लोग काम करते, देखो आहरण पर ब्याज, तो लिखेंगे आहरण पर ब्याज क्या होता है, फॉर्मूला बताएं। अच्छा फॉर्मूला, अच्छा पहले फॉर्मूला छोड़ो, ऊपर हेडिंग लिखना आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना। और यहाँ पे लिखना 31 दिसंबर 2015 को, जिस तारीख को आप गणना करोगे उसका तारीख लिख लेना, समाप्त होने वाले वर्ष हेतु। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखो, पहले अपन देखो इसमें ना हैरी का अलग निकालना पड़ेगा, अली का आपको अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन हैरी का निकालते, अली का आप निकाल के दिखाना मेरे को। मैं हैरी का निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ बात करूँगा हैरी का, तो मैं हैरी की बात करता हूँ पहले मैं। अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा, हैरी, ठीक है? हैरी का बात करते हैं। तो हैरी ने कितना कितना आहरण किया वो देख लेते। पहले तिथि देखिए, तिथि। तो हैरी ने आहरण कब किया? 1 जनवरी को किया, 1 अप्रैल को किया, 1 सितंबर को किया और फिर अंत में 1 दिसंबर को किया, ठीक है? कितना कितना किया भैया? पहला 5000 किया, फिर कितना किया? 8000 किया, फिर 5000 किया और फिर उसके बाद, सॉरी गलत हो गया क्या? 5000, 8000, अरे गलत लिख दिया मैंने। 5000 और फिर उसके बाद कितना? 8000 और फिर कितना? 5000 और फिर कितना? 4000। इस प्रकार अलग अलग गणना किया, ठीक है? स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहला देखो, इसने सबसे पहले 1 जनवरी को आहरण किया, 5000 रुपये आहरण किया। बोलो ब्याज की गणना कब करोगे? 31 दिसंबर। तो बताओ ये 5000 का जो उपयोग है वो कितना महीना हुआ? 1 जनवरी को उसने आहरण किया 5000 रुपया, गणना कब कर रहे हो? 31 दिसंबर को। बताओ कितना महीना उसने इस 5000 को उपयोग किया? 1 जनवरी से पूरे 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरे साल भर नहीं। अरे गधो देखो ना, 1 जनवरी को उसने आहरण किया। पूंजी पर ब्याज वाला रूल मत लगाओ, पूंजी पर ब्याज अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पूंजी पर ब्याज वाला रोल नहीं चला करके तुम लोग कंफ्यूज हो रहे। पूंजी पर ब्याज वैसा करोगे जैसे सिखाया था, आहरण पर ब्याज अलग तरीके से किया जाता है ना। पूंजी पर ब्याज की गणना करने का तरीका अलग है और आहरण पर ब्याज की गणना करने का तरीका अलग है, ठीक है? तो बताओ ये 5000 रुपये उसने आहरण किया, सब अलग अलग है। पूंजी पर ब्याज का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता था। पहले 5000 लगाया, फिर 8000, सबको जोड़ते जाते थे, घटाते जाते थे। यहाँ कहानी कुछ और है, यहाँ पे सब अलग अलग रहेंगे, ठीक है? तो पहला बताओ ये 5000 की 5000 है, कब निकाला? तो आप जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर पूरे 31 दिसंबर तक गिनोगे। 1 जनवरी से पूरे 31 दिसंबर तक गिनोगे। बोलो कितना महीना? पूरा साल भर, 12 महीना। कितना प्रतिशत है? 10% है। तो 12 महीना 12/12 लिखो। इससे अच्छा है कि सीधा 10% लिख दो ना, कट जाएगा वैसे भी, ठीक है? तो 10% वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा दूसरा आहरण कब किया? 1 अप्रैल। कब से गिनेंगे? 1 अप्रैल से कब तक गिनेंगे? 31 दिसंबर। चलो गिनो कितना महीना हुआ? 9 महीना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना हुआ। तो कितना लेंगे? 8000 का 10% और कितने महीने का उपयोग हुआ? 9 महीना, तो 9 महीने का लिख दोगे। ऑल राइट, ठीक। अच्छा फिर 1 सितंबर है। कितना ये? 1 सितंबर। बोलो सितंबर से दिसंबर तक गिनो, 6 महीना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना हुआ, ठीक है? कितना महीना हुआ? 4 महीना। 10% के रेट से कितना? 4 महीना। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। एंड देन फाइनली 1 दिसंबर है। बोलो 1 महीना, क्या 1.5 महीना बोल रहे? अरे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, कितना महीना? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीना नहीं हुआ, ठीक है? कितना महीना? 1 महीना। 10% के रेट से कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छा मान लो यहाँ पे 1 अप्रैल का जगह 30 अप्रैल होता तो, यहाँ पे मान लीजिए 1 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल होता तो 30 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितना महीना? 8 महीना गिनते ना, क्योंकि अप्रैल को नहीं गिनते, क्योंकि 30 अप्रैल मतलब पूरा बीत गया अप्रैल, तो आप फिर जून से मई से गिनते फिर आप लोग, ठीक है? ध्यान रखें। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब अपन लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं ब्याज।
चलो कैलकुलेट करने का जिम्मेदारी मैं आप पे सौंपता हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करो। चलो कितना कितना आया? पहला वाला कितना आया? 500। दूसरा वाला 600, करेक्ट 600 आया। ओके एंड देन हाँ जी कितना? 106 जा रहा है क्या? 166.66 जा रहा है, ऑलमोस्ट उसको 167 ले सकते हो, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 33.33, तो ऑलमोस्ट इसको 33 ले लो, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो, 33 ही ले लो, सिंगल 33। चलो जोड़ो सबको, कितना आया? 1300। समझ में आ गया? ऐसे ही, ठीक है। सेम यही काम किसके लिए करोगे? अली के लिए आप बनाओगे, ठीक है। उसमें देखना आंसर, टोटल आंसर उसका 1250 आएगा, देख लेना, ठीक है, आ जाएगा आंसर। खैर यहाँ तक बात समझ में आई, बन जाएगा। अच्छा अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदलता हूँ। ये नोट कर लिए थे आप लोग? नहीं कर रहे हो नोट अभी तक? जल्दी नोट करो, फिर बात करते हैं। जल्दी नोट करो। देखो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, साधारण विधि से, इसी के आधार पे आप किसका बना लोगे? अली का आप लोग बनाएंगे, आपका काम है, ठीक है। 1250 आंसर आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप दूसरी विधि से बना सकते हैं, दैट इज योर गुणनफल विधि। अगर ये क्वेश्चन को हम लोग कौन सी विधि से बनाना चाहें? गुणनफल विधि से, तो कैसे बनेगा चलो समझो। तो गुणनफल विधि से ही बना सकते हो, कुछ नहीं करना है गुणनफल विधि में, बस इसमें आहरण की राशि आपको लिखनी है। क्वेश्चन को ऐसे उतार लो, ठीक है, यही कहानी देख लो। क्वेश्चन हमने उतार लिया, 5000, 8000, 5000 सब हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर ये आहरण का राशि हो गया कॉलम, और एक कॉलम हो जाएगा किसका? माह का कॉलम हो जाएगा, और ये आपका कॉलम हो जाएगा गुणनफल का, ये आपकी गुणनफल का कॉलम हो जाएगा। देखिए 1 जनवरी 5000 निकाले, गिनो चलो, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर कितना महीना हुआ? 12 महीना, तो यहाँ 12 लिख देना, ठीक है। फिर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितना महीना हुआ? बोलो 9 महीना, तो 9 महीना लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक कितना महीना हुआ? 3 महीना, 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 महीना, बस 1 महीना लिख दो, ठीक है, इस तरह से। अब इसका गुणनफल करो, तो 5000 इंटू 12 करो, कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। फिर 8000 इंटू कितना करेंगे? 9 कर देंगे, 8000, तो कितना हो जाएगा? 72,000 रुपया, ठीक है। फिर आप इंटू करेंगे 5000 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा? 20,000। और 4000 इंटू 1 करो, कितना आएगा? 4000। सबको टोटल कर दीजिए, इन सब का क्या कर दीजिए? टोटल। चलो टोटल करो, 7 6 13, 13 20, 1 50, 1 50, 1,56,000। देख लो एक बार फिर कर लेते हैं। 7 6 13, 13 2 15, 15 15 15 15,000 यानी 1.5 लाख, और 2 4 2 6, 1.5 लाख, मतलब 1,56,000 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लिखना है, ब्याज बराबर आहरण पर ब्याज बराबर, फॉर्मूला होता है गुणनफल, गुणनफल का योग। फॉर्मूला हो जाएगा गुणनफल का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12। ये फॉर्मूला है, हमेशा 1/12 ही लेना आपने, हमेशा क्या लेना? 1/12 ही लेना है। तो बोलो गुणनफल का योग कितना आया? 1,56,000। ब्याज की दर कितनी थी? 10% इंटू 1/12। चलो देखो कैलकुलेट करिए कितना आएगा, कैलकुलेट करिए जल्दी से, कैलकुलेट करो। तेरह 1300 आया, देख लो, कैलकुलेट करने पर वही आंसर आएगा जो उसमें आया था, 1300। देख लीजिए करके, ठीक है, समझो कितना आ गया? 1300 आ गया, ये आ गया। ऐसे ही आप किसका बनाएंगे? अली का, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, तो आप बना लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक तो ओके है। अगर मान लीजिए मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, चाहे वो नॉर्मल चीज़ हो, अगर मान लो जैसे तिथि देखो, इसमें क्या था, हर तिथि शुरुआती तिथि दी हुई है। अगर मान लो यही अंतिम तिथि देती हूँ, जैसे मान लो 31 जनवरी देता, ये 30 अप्रैल दे देता, ये 30 सितंबर दे देता, ये 31 दिसंबर दे देता। अब आप माह कितना गिनते? अंत है, माह गिन लो, चलो गिनो। 31 जनवरी से 31 दिसंबर कितना महीना होगा? 11 महीना। वेरी गुड, 11 महीना, क्योंकि 31 जनवरी ना, जनवरी का महीना नहीं गिनेंगे, अंतिम रहता तो उस महीने को नहीं गिनते ना, अंतिम तिथि रहता है। तो 30 अप्रैल है तो कितना महीना?
30 अप्रैल मई से गिनोगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी ज़्यादा हो गया क्या, कहाँ से गिनना था, 30 अप्रैल ना, मई से गिनेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीना, कितना महीना, 8 महीना। फिर 30 सितंबर से गिनो 31 दिसंबर तक, 3 महीना, 6 बोल रही क्या, 3 महीना, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0, क्या बोली, नहीं पता वैसा बोल रही है, अच्छा कुछ नहीं ऐसा बोलो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो ये कहानी है, ठीक है, बन जाएगा। तो आपका काम ये है कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 26 बताया शायद तक आपके बुक से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 था, इसका अली वाला कर लेना, 27 होमवर्क रहेगा, देखना उसमें अंतिम तिथि लिखा होगा, ठीक है, 27 होमवर्क रहेगा, इसको बना के लाइए। ओके, तो आज की क्लास के तक काफ़ी है, कल की क्लास में हम लोग नियमित आहरण देखेंगे। तो ये अनियमित वाले क्वेश्चन जो भी होंगे आपके बुक में, चाहे एग्जाम्पल्स भी होंगे, उसको बनाइएगा आप लोग। तो ये अनियमित वाला कहानी खत्म, कल हम लोग नियमित आहरण के बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास से काफ़ी है, थैंक यू।